1600s में जब मुगल साम्राज्य ने इंडिया पर अपनी पूरी ताकत और कब्जा जमा लिया था, तब उन्हें लगने लगा था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इसी दौर में डेक्कन की पहाड़ियों में एक नई रोशनी उभर रही थी, जो मुगल साम्राज्य की कहानी को पलट देने वाली थी। और जो साम्राज्य दिल्ली से दक्षिण तक दहाड़ता था, वो आखिर मराठों के सामने क्यों झुक गए? 1600 के दशक में इंडिया के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का राज था और उनमें भी औरंगजेब का दौर सबसे ताकतवर माना जाता था। उसको लगता था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन दक्कन की पहाड़ियों में एक नई रोशनी उभर रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा वीर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की कहानी बदल दी। दोनों के बीच का संघर्ष सिर्फ सेना का नहीं, सोच का था। औरंगजेब पूरे देश पर अपनी पूरी पकड़ जमाना चाहता था, लेकिन शिवाजी स्वराज्य के लिए खड़े थे, आजादी, सम्मान और धर्म के लिए। और यहां धर्म का मतलब किसी एक धर्म विशेष से नहीं था, बल्कि कर्तव्य, न्याय और सही रास्ते पर चलने से था। शिवाजी महाराज को शुरू से ही समझ था कि मुगल एम्पायर एक ऐसी ताकत है जिससे सीधे टक्कर लेना मतलब खुद को खतरे में डाल देना। इसलिए उन्होंने होशियारी से लड़ाई लड़ी। जब मुगल फौज हाथी की तरह भारी और धीमी चलती थी, शिवाजी महाराज तीर की तरह तेज चलने वाले थे। रात के अंधेरे में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बिजली की तरह अचानक हमला करते और फिर पहाड़ों, घाटियों और जंगलों में गायब हो जाते। यही उनकी सिग्नेचर गुरिल्ला वॉरफेयर थी। मुगल सेना इतनी तेज सोच और सतर्क नहीं थी और शिवाजी ने इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। उन्हें अपने इलाके का इतना गहरा ज्ञान था कि हर बार वो मुगलों को चकमा देकर निकल जाते और उनका कभी ना हारने वाले होने का भ्रम तोड़ दिया। ये सब देखकर औरंगजेब को समझ आ गया कि शिवाजी से टक्कर लेना अब एक आम बात नहीं है, और अगर मराठों को तोड़ना है तो सबसे पहले शिवाजी को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसी गुस्से, डर और बेचैनी में औरंगजेब ने आखिरकार युद्ध घोषित कर दिया। लेकिन उस वक्त मराठा साम्राज्य इतने बड़े और सीधे टकराव के लिए तैयार नहीं था। इसलिए शिवाजी महाराज ने समय को समझते हुए अपने टेबल से एक कलम उठाई, एक संधि तैयार की और तुरंत मुगल जनरल को भेज दी। जनरल ने भी उस संधि को मान लिया, पर कुछ सख्त शर्तों के साथ। उनमें सबसे बड़ी शर्त यह थी कि शिवाजी महाराज को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़ेंगे। ये सुनते ही महाराज ने अपनी तलवार निकाल ली। दूसरी शर्त तो ये थी कि जिन परगलों और बाजारों से उन्हें लगभग 40 लाख तक की आमदनी होती थी, वो भी मुगलों को देनी होगी। इसके अलावा भी कई ऐसी शर्तें रखी गईं जो महाराज के लिए बिल्कुल प्रतिकूल थीं। शिवाजी का जनरल उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए सांस रोक कर खड़ा था। शिवाजी का हाथ तलवार की मूठ पर कस गया, फिर धीरे से ढीला हुआ। फिलहाल वो हल्की सी आवाज में बोले, हम झुकते हैं ताकि टूट ना पड़े। बढ़ते हालातों को देखकर शिवाजी महाराज ने मजबूरन ये सब शर्तें मान ली और फिर मुगल जनरल ने महाराज को आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने के लिए कहा। पहले तो महाराज तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें औरंगजेब पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। लेकिन जनरल ने बहुत समझा बुझाकर उन्हें राजी कर लिया। 12 मई 1666 में आगरा पहुंचते ही शिवाजी को एक कमरे में कैद जैसा रख दिया गया। उन्हें न बाहर जाने दिया जा रहा था, न किसी से मिलने। कुछ दिन बीत गए, फिर शिवाजी ने बुखार का नाटक किया। फिर गांव के लोग उनके लिए फल और मिठाइयों से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां भेजने लगे। हर रोज टोकरियां अंदर जाती और बाहर आती। पहले पहले गार्ड्स उन्हें ध्यान से चेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये उनके लिए रोज की आदत बन गई। अब वो टोकरियों को लगभग नज़रअंदाज करने लगे। शिवाजी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। शिवाजी ध्यान से उन टोकरियों को आते जाते देखते रहे। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। हर शाम वो खुद को आम और फलों के बीच बची हुई खाली जगह में समेटकर बैठने की प्रैक्टिस करते। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी खुद एक बड़ी टोकरी के अंदर छुप गए और उनका बेटा संभाजी दूसरी टोकरी में। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या ये चाल सच में काम करेगी? एक छोटी सी आवाज, एक हल्की सी गलती और सीधा मौत का खतरा। गार्ड्स ने सोचा कि ये बस आम फल और मिठाइयों की टोकरियां हैं, इसलिए बिना चेक किए उन्हें बाहर निकलने दे दिया। इस तरह शिवाजी आगरा की कैद से चुपचाप निकल गए, बिना किसी को कुछ पता चले। और इसी वजह से उनका ये एस्केप लेजेंडरी बन गया, क्योंकि उन्होंने ताकत से नहीं, चालाकी से मुगलों को हरा दिया। जब औरंगजेब ने खबर सुनी तो उसका अहंकार टूट गया। उसके अंदर एक डर बैठ गया, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं करते थे
और यही भरोसे की कमी उनके बीच के संघर्ष को और भी गहरा बना गई। शिवाजी महाराज के वापस आते ही पूरे दक्कन में एक नया जोश फैल गया। गांव में ढोल बजने लगे, लोग खुशी से एक दूसरे को खबर सुनाने दौड़ पड़े। उनकी आंखों में वही पुराना भरोसा, वही चमक फिर से लौट आई। मराठे समझ गए, उनका असली वीर वापस आ चुका है। 1670 में महाराज ने फिर से मुगल इलाकों पर तेजी और रणनीति के साथ हमले शुरू कर दिए। कल्याण, भिवंडी और पन्हाला जैसे किले शिवाजी ने एक एक करके वापस अपने कब्जे में ले लिए। और जब महाराज ने सूरत पर दूसरी बार हमला किया तो मुगल साम्राज्य के अंदर एक अजीब सी घबराहट फैल गई। उन्हें एकदम समझ आ गया, मराठे अब सिर्फ लड़ नहीं रहे बल्कि पूरी तैयारी और जुनून के साथ युद्ध छेड़ चुके हैं। हर जीत अगले हमले को और तेज बना रही थी। दांव लगातार बढ़ रहा था। अब यह युद्ध सिर्फ इलाकों का नहीं था, इज्जत, ताकत और पूरे दक्कन के भविष्य का सवाल बन चुका था। और इन्हीं लगातार जीतों ने मिलकर सेकेंड मराठा मुगल वॉर को एक ऐसा संघर्ष बना दिया जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरा दक्कन एक नई अंधेरी हवा से भर गया। औरंगजेब ने पूरी ताकत से मराठा शक्ति को खत्म करने का फैसला किया। इसी दौर में संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली और उनके साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो मुगल इतिहास का सबसे लंबा और सबसे भयानक युद्ध बनने वाला था। 1681 में औरंगजेब खुद अपनी सबसे बड़ी फौज के साथ दक्कन उतर आया। यहीं से ग्रेट मराठा मुगल वॉर भड़क उठा। 1681 से लेकर 1707 तक चलने वाला एक ऐसा युद्ध जिसमें हर साल गंभीरता, खौफ और तबाही बढ़ती गई। संभाजी महाराज का औरंगजेब से टक्कर अब एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं रही। ये एक विशाल युद्ध बन चुका था, तेज, कठोर, लंबा और हर मोड़ पर खून की बहती नदियां। लेकिन 1689 में एक लड़ाई में हारने के बाद संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कैलाश मुगलों के हाथ पकड़े गए। उन पर अत्याचार हुआ, पर दोनों ने एक पल को भी झुकना मंजूर नहीं किया। उनकी आंखों में अब भी वही हिम्मत थी। 11 मार्च 1689 को तुलापुर में भीमा नदी के किनारे संभाजी महाराज और कवि कैलाश को सजा देकर मार दिया गया। और वही पल पूरे युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उनकी मौत ने सिर्फ मराठों को हिलाया नहीं, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी आग जगा दी जो अगले 27 साल तक औरंगजेब को चैन से रहने नहीं देगी। संभाजी महाराज की मौत ने मराठा शक्ति को कमजोर नहीं किया, बल्कि पूरे साम्राज्य को एकजुट, दृढ़ और भी कठोर बना दिया, ताकि वो आजादी के लिए और तेज और गहरे और अंत तक लड़ सके। उनका बलिदान एक अंतिम अध्याय नहीं था, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत था। औरंगजेब का एक ही जुनून था, मराठों को मिटाना। लेकिन यही जुनून धीरे धीरे उसके अपने साम्राज्यों को अंदर से खाता गया। जिस ताकत को वो मराठों के खिलाफ लगा रहा था, वही ताकत हर साल, हर युद्ध के बाद उसे ही खोखला करती गई। वॉर के आखिरी दौर तक पहुंचते पहुंचते मुगलों का पैसा सूख गया, फौज आधी मर चुकी थी और पूरे रिसोर्सेज लगभग समाप्त हो चुके थे। दूसरी तरफ मराठे, जिन्हें वो मिटाना चाहता था, हर दिन और ज्यादा मजबूत और ज्यादा एकजुट होते जा रहे थे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये लंबी, थका देने वाली लड़ाई भी खत्म हो गई। अब न कोई ताकतवर मुगल बचा था और न ही उनके अंदर वो हिम्मत जो इस जंग को आगे ढकेल सके। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब सिर्फ एक थका हुआ बादशाह नहीं था, वो एक ऐसा शासक बन चुका था जो अपने ही फैसलों का बोझ उठाकर जी रहा था। 88 साल की उम्र में गहरी तन्हाई और पछतावा उसके साथ था जब उसने अपनी आखिरी सांस ली। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि मराठों को तोड़ने का सपना देखते देखते औरंगजेब अपने ही साम्राज्य को तोड़ बैठा। उधर मराठा शक्ति का उदय रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। संभाजी महाराज की शहादत ने इस युद्ध को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे और ज्यादा प्रचंड बना दिया। संभाजी के बाद राजा राम ने झंडा उठाया और उनके बाद ताराबाई ने ऐसा अद्भुत नेतृत्व दिखाया कि मुगलों को लगने लगा जैसे पूरा साम्राज्य उनके सामने छोटा पड़ रहा है। मराठों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, गुरिल्ला युद्ध, कला और तेजी से दौड़ने वाले घोड़े का इस्तेमाल करके मुगल सेना को हिलाकर रख दिया।
जंगलों, पहाड़ों और घाटियों में मराठे बिजली की तरह आते और तूफान की तरह गायब हो जाते। एक एक करके उनके हाथ मुगल किले लौटने लगे और धीरे धीरे मराठा हमले उत्तर भारत तक जा पहुंचे। ये वो पल था जहां से मुगल साम्राज्य को लगने लगा कि अब उनके सामने एक अजेय शक्ति खड़ी है। 1707 तक मराठों के पास और ज्यादा किले, ज्यादा चालाकी, ज्यादा रफ्तार और सबसे जरूरी सामान्य लोगों का पूरा समर्थन मौजूद था। अब मुगलों के लिए मराठों को कुचलना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए जब औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह गद्दी पर आया तो उसने समझ लिया कि जंग का कोई फायदा नहीं बचा। शांति के लिए उसने मराठों से संधि की और उन्हें चौथ और सरदेश मुखी जैसे महत्वपूर्ण कर अधिकार दे दिए। और इस एक कदम के साथ ये महायुद्ध जो पूरे देश को जला चुका था, हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जब तक युद्ध खत्म हुआ, मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का रह गया था, लेकिन मराठा शक्ति अपने उदय के शिखर पर भारत के इतिहास का नया अध्याय लिखने को तैयार खड़ी थी। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद भी उनका प्रभाव, उनकी सोच और उनका जुनून हजारों पीढ़ियों के दिल में एक जलती हुई चिंगारी की तरह जिंदा रहा। वो चिंगारी जो तब तक नहीं बुझ सकती जब तक आजादी का सपना सांस लेता रहे। दूसरी तरफ औरंगजेब का साम्राज्य, जो कभी इतना विशाल, इतना शक्तिशाली था, धीरे धीरे अपने ही बोझ तले बिखर गया। वो साम्राज्य जो कभी दिल्ली से दक्षिण तक दहाड़ता था, आखिर में इतिहास की किताबों में सिर्फ एक गिरता हुआ साम्राज्य बनकर रह गया। पर शिवाजी का नाम, उनका स्वराज्य का सपना, वो सिर्फ जिंदा नहीं रहा, अमर हो गया। एक बादशाह धूल बन गया, पर एक वीर का सपना समय को पार करके लोगों के दिलों में बस गया। फिर से मिलेंगे एक नए इतिहास के सफर के साथ। तब तक आपका शुक्रिया।